हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। प्रेसिडेंट का जो चैप्टर जहाँ खत्म हो गया उसके आगे से ये टॉपिक आपका शुरू होता है और वहाँ पर जो है हमने हमारी लास्ट क्लासेस में प्रेसिडेंट तक, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट तक कंप्लीट कर लिया था और हमने बीच में आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 भी देखे थे, जो किन्हीं कारणों से हमारा पहले फंडामेंटल राइट्स के टाइम पूरा नहीं हो पाया था। तो इस तरह से हमारा प्रेसिडेंट तक का कोर्स कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मंत्री परिषद आती है, तो इसे हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट 1 आज देखेंगे हम लोग, बाकी का इसका पूरा फाइनल पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चैप्टर जो हम टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो टॉपिक जो है वो आर्टिकल 74 एंड 75 इंक्लूड करता है। मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 74 और 75 में बात की गई है, आर्टिकल 74 एंड 75। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 74 ही घोषणा कर रहा है क्या कि भैया एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, आर्टिकल 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए, मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर लिख देती हूँ। राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए या परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति जो है वो अपना कार्य संचालन ऐसी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स जैसे मैंने यहाँ पर लिखे, मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में। राष्ट्रपति को अपने कार्यों के संचालन में सहायता देने के लिए और परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कार्यों को करते समय इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये जो बात है कौन बता रहा है? आर्टिकल 74 का क्लोज 1 हमें बता रहा है। ठीक है, इसमें एक आपको नीचे दे रखा है परंतु, एक प्रोविजो दे रखा है, परंतु राष्ट्रपति जो है इस सलाह को, एक बार मंत्री परिषद ने जो एडवाइस दी है उस सलाह को पुनर्विचार के लिए दोबारा मंत्री परिषद के पास भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद दोबारा जो मंत्री परिषद ने सलाह दी है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। एक बार का ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है ना, दोबारा देखिए 74 का क्लोज फर्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति को कार्य संचालन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है वो होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कार्यों को करेगा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के अनुसार। ठीक है, बट अगर वो सलाह राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उस सलाह को पुनर्विचार के लिए दोबारा से भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। लेकिन पुनर्विचार के बाद जो दोबारा जो सलाह दी गई है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, उसके अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 74 का क्लोज 2, इसमें दो ही क्लोजेस हैं आपके। आर्टिकल 74 का क्लोज 2 कहता है कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी? मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी तो क्या दी भी कि नहीं दी, इस बारे में किसी भी न्यायालय में कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्या मंत्री परिषद ने क्या राष्ट्रपति को सलाह दी, और यदि हाँ दी तो क्या सलाह दी, इस बारे में एक न्यायपालिका में ये बात प्रश्नगत नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल 74 का क्लोज 1 तो बात करता है मंत्री परिषद के होने के बारे में, कि मंत्री परिषद होगी, और होगी तो उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह और मंत्रणा से राष्ट्रपति अपने कार्य का संचालन करेंगे। साथ में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो पुनः विचार के लिए मंत्री परिषद को एक बार दोबारा से विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन पुनः विचार के बाद जो वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो सलाह दी है उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, बाकी सेकंड वाला तो इजी सा है कि न्यायालय में ये कोई प्रश्न, इस बात को लेकर कोई प्रश्न नहीं होगा कि क्या मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और यदि दी है तो क्या सलाह दी। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल 74 जो मंत्री परिषद के बारे में बात करता है,
इसी का अगला आर्टिकल 75 जिसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 75 का क्लोज 1, वैसे तो इसमें कई सारे क्लोज हैं आर्टिकल से, और हर एक क्लोज जो है आर्टिकल 75 का वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 75 का क्लोज 1 सबसे पहले बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, और मंत्रियों की नियुक्तियों के बारे में भी। फिलहाल आर्टिकल 75 का क्लोज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा करेंगे। तो कौन? राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की कंसेंट के बाद में, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है 75 का क्लोज 1, ये कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेने के लिए बातें हैं, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इस संदर्भ में क्योंकि हम लोग 75 की क्लोज 1 की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लेनी आप लोगों के लिए जरूरी है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसके द्वारा इसमें क्लोज फर्स्ट में ये जो क्लोज 1 है इसमें दो पार्ट और जोड़े गए, 1A एंड 1B। जो आपका 75 का क्लोज 1 है इसमें दो सब क्लोजेस और जोड़े गए हैं, एक का और एक का, 1A एंड 1B। 1A जो बात करता है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्या कह रहा है ये कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से ज्यादा नहीं होगी। लोकसभा के जितने टोटल मेंबर्स हैं उनसे के 15% से ज्यादा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। फिर 1B बात करता है आपके 10वीं अनुसूची के पैरा नंबर 2 के द्वारा निर्धारित सदस्यों की, यानी कि 1/3 सदस्य, किसी दल के 1/3 सदस्य जो दल बदल लेते हैं, ठीक है ना, किसी, तो वो वहां पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में बात करता है 10वीं अनुसूची का पैरा नंबर 2। तो इस तरह से ये दो सब क्लोजेस आपके इस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा यहाँ पर आर्टिकल 75 क्लोज 1 में जोड़े गए हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके संदर्भ में ही आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मंत्री परिषद की चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए मंत्री जो है बस 3 स्तर के हैं यहाँ पर। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब एक तो कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, एक आपके स्टेट मिनिस्टर्स जिनको आप राज्य मंत्री कहते हैं, एक होते हैं आपके उप मंत्री। इसको भी मैं आपको हिंदी में लिख देती हूँ। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने ही विभाग के अध्यक्ष होते हैं। विभाग कौन बांटता है उनको? प्रधानमंत्री। प्रैक्टिकली पता भी होगा आप लोगों को कि मंत्रियों के विभाग कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मंत्री किस विभाग में होगा? प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। तो ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये सभी जो कैबिनेट स्तर के जो सभी मंत्री हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य होते हैं। लेकिन इन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में से कुछ प्रमुख मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं। एक वर्ड और मैंने यहाँ पर यूज किया है, मंत्रिमंडल।
कैबिनेट। हालांकि इस शब्द का संविधान में तो कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम संवैधानिक उपबंधों की पूर्ति के लिए, अगर उनको फुलफिल करने के पर्पस के लिए देखें तो मंत्रिमंडल बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, ये नीति निर्धारण करने वाली एक प्रमुख वो है, संस्था है। ठीक है ना, जो नीति निर्धारण करती है। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे? कैबिनेट के कुछ अग्रणी या प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। क्लियर। दूसरी बात आती है राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर के, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लेवल के ही होते हैं, उनके स्तर के ही होते हैं। राज्य मंत्रियों को वेतन भी इन्हीं के बराबर मिलता है, और ये अपने जो उनका जो विभाग होता है उसमें स्वतंत्र होते हैं आराम से। ठीक है। और इसके अलावा उप मंत्री जो होते हैं, उप मंत्री कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से निचले होते हैं। ये जो है कैबिनेट मंत्रियों को हेल्प करने के लिए होते हैं, और इनका वेतन भी कैबिनेट मिनिस्टर से कम होता है। ये अपने विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, प्रमुख नहीं होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वो मैंने बताई आपको। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जहां तक बात है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे भाई अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में तो वो प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे ही लेंगे। ठीक है ना, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वो मनमानी नहीं कर सकते। उसके लिए क्या ऑप्शन है? किसको नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री? जो या तो लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है, या जिसको बहुमत जो सदन है उसमें, जिसको सदन के जो सदस्य है उनका बहुमत जिसको प्राप्त है, जिस व्यक्ति को जो बहुमत दल का नेता है उसको देंगे, या सदन में जिसको बहुमत प्राप्त है उस व्यक्ति को देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर मनमाने तरीके से ये किसी को भी प्रधानमंत्री अपॉइंट भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ देख लिया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 75 क्लोज 2 के बारे में। आर्टिकल 75 का क्लोज 2 ये बात करता है मंत्रीगण, एक छोटी सी लाइन कहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी डिटेल सी छिपी है। एक छोटी सी बात कहता है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, उसके बारे में हम बात करेंगे। मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति चाहे जब तक। अब देखिए इसमें क्या हमने बात करी थी कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि चूंकि उनकी पद नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो उनकी पदच्युति भी कौन करेगा? उनको पदच्युत भी कौन कर सकता है? पद से हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। दोनों काम राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो ही काम राष्ट्रपति करेंगे, हमने यहाँ तो सीधा सा लिख दिया कि उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का प्रमुख रोल है। जो भी कार्य, जैसे पद नियुक्ति करनी है, चाहे पदच्युत करना है, पद पे नियुक्त करना है मंत्री को या पद से हटाना है, राष्ट्रपति ये कार्य करते समय किसकी सलाह लेंगे? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि प्रधानमंत्री जो है अपने दल के, अपनी सरकार के लिए अपने मंत्री रख सके, ऐसे मंत्री रख सके जो उसके, जो देश के लिए, जो मतलब उसकी नीतियों के लिए सही हो, उसको सही लगे कि भाई ये सही तरह से मैं मिलजुल कर इनके साथ काम कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सलाह देंगे। या फिर प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई ऐसा मंत्री है जो सरकार के कार्यों में रोड़ा डाल रहा है, या जो सरकार की नीतियों के लिए अहितकारी है, जिसका होना जो सरकार के ही अगेंस्ट है, तो ऐसे मंत्री को पदच्युत करने के लिए, पद से हटाने के लिए वो राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति उनका परामर्श मानेंगे। क्लियर हुई तस्वीर? क्या क्लियर हुई कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के ही प्लेजर से क्या करते हैं? मंत्री पद धारण करते हैं। उनकी पद नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, और उनकी पदच्युति भी राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। किस मंत्री को पद पर रखना है, किस मंत्री को पद से हटाना है, इस बारे में प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति मानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास अधिकार है कि वो अपने जो समझ है, जो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, उन लोगों को अपने मंत्री, अपने साथ मंत्री बना सकते। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो सलाह है वो मेन हो जाती है आर्टिकल 75 क्लोज 2 में। अब बाकी के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75 के क्लोज 3 में है, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आर्टिकल 75 को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग
आर्टिकल 74 जितना मैंने आर्टिकल 74 कंप्लीट करा दिया, और आर्टिकल 75 के 2 क्लोज जो मैंने आज कंप्लीट करवा दिए, क्लोज 1 और क्लोज 2, इनको पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।